पंचायत एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है और आज़ाद पंचायत की मुझे लगता है कि बुनियाद इस रवाई घाटी से जुड़ी हुई है। आज से 96 साल पहले 1930 में तिलाड़ी गोलीकांड जो हुआ था वो इसी आज़ाद पंचायत के बैनर तले हुआ था। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं और आपकी ये बात भी ठीक है कि मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन उसके बाद भी मैंने कहा कि हम आज़ाद पंचायत का गठन करके इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। अगर ये बात राजनीतिक है तो इस आरोप को मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन ये बात राजनीतिक नहीं है, ये सामाजिक समस्या, गैर राजनीतिक आंदोलन इसलिए है कि मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस की बात आप इस पे कर रहे हैं। मैं तो बार बार आज़ाद पंचायत के नीचे इसको करने की बात कर रहा हूं। हमारा बड़कोट का डिग्री कॉलेज पीजी कॉलेज नहीं हो पाया है तो ये तमाम हमारे जनप्रतिनिधियों पर सवाल खड़ा करता है। यूनिवर्सिटी का काम होता है वहाँ की संस्कृति पे, वहाँ के खान पान पे, वहाँ के देवी देवताओं पे, वहाँ के समाज पे स्टडी करना, शोध करना। घाटी में चाहे आप खरसाली से लेकर के दियाड़ी, सितवाड़ी, नैनबाग तक की बात करें या आप बिलावट, आराकोट से लेकर के दूनी भित्री की बात करें, यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और उसके पास उसको अगर इलाज के लिए रेफ़र किया जाता है तो देहरादून से पहले कोई जिला का बड़ा अस्पताल नहीं है। सबसे पहले आप सभी पत्रकार साथियों को, देशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को, रवाई घाटी के समस्त सम्मानित नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। और इसके साथ आज हम एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन कर रहे हैं और इसका जो मुख्य बिंदु है वो इस प्रकार से है कि 1930 में तिलाड़ी जो आंदोलन हुआ था किसानों के हक हकूक़ का, उस आंदोलन को यहाँ के स्थानीय लोगों ने आज़ाद पंचायत का गठन करके लड़ा था। तो आज 15 अगस्त को बड़कोट नौगांव के बीच में इस तुनालका वाली जगह पर हम सभी साथियों ने, हम ख्याल साथियों ने, आंदोलन, राजनीतिक, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए लोगों ने आज़ाद पंचायत का पुनः गठन किया है और 96 साल बाद, लगभग 1930 के बाद एक नए आंदोलन को खड़े करने की शुरुआत कर रहे हैं। हम रवाई घाटी में बदहाल शिक्षा व्यवस्था और बदहाल चिकित्सा व्यवस्था से बहुत परेशान है और हम ही नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ का पूरा जनमानस परेशान है और इसके परमानेंट समाधान के लिए, सुनिश्चित समाधान के लिए हम रवाई में एक रवाई विश्वविद्यालय की मांग करते हैं और एक रवाई में या उत्तरकाशी जनपद में मेडिकल कॉलेज की मांग करते हैं। विश्वविद्यालय की बात अगर मैं आपसे करूं तो मेरे पास शिक्षा को लेकर कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। देखिए, हमारे इस पूरी रवाई घाटी में अगर हम मोटा मोटा अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने अगर देखें तो पुरला उप जिला अस्पताल में लगभग, ये अगर शिक्षा की पहले मैं बात करूं तो इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे इस पूरी रवाई घाटी में अभी जो कार्यरत महाविद्यालय हैं, एक बड़कोट महाविद्यालय, एक पुरला महाविद्यालय, एक मोरी महाविद्यालय और यमुना घाटी को अगर हम समग्र दृष्टि से बात करें, मैं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी, किसी ब्लॉक, किसी पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें नैनबाग को भी शामिल करना चाहता हूँ, मैं इसमें यमुना घाटी के पूरे क्षेत्र को सम्मिलित करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज से ये पूरी यमुना घाटी लाभान्वित होगी। तो हमारे पास नैनबाग महाविद्यालय, बड़कोट महाविद्यालय, पुरला महाविद्यालय और मोरी महाविद्यालय संचालित हैं। 1994 में बड़कोट तुनालका में यहीं पे बड़कोट महाविद्यालय की स्थापना हुई जिसका संचालन बड़कोट में हुआ बरफेलाल जवांठा जी के सौजन्य से। एक महाविद्यालय की स्थापना पुरला में हुई जिसमें साइंस फैकल्टी खोली गई, बड़कोट में आर्ट खोली गई और एक महाविद्यालय डाकपत्तर में खोला गया जिसमें कॉमर्स फैकल्टी खोली गई। लंबे जन आंदोलन के बाद 1996 में यहाँ शिक्षा का शैक्षिक सत्र संचालन हुआ और पहला जो शासन का चुनाव हुआ 1998 में हुआ और आज 2026 चल रहा है और आज भी हम बड़कोट महाविद्यालय हो या पुरला महाविद्यालय हो उसको वो स्वरूप नहीं दे पाए जो हमें दे देना चाहिए था। डाकपत्तर की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग थी, वो देहरादून का जनपद का हिस्सा था, तो उसने इन विद्यालयों में बहुत तरक्की करी है। इसके बाद हमारे 2 नए महाविद्यालय बने हैं, नैनबाग और मोरी, वो भी आज उसी स्थिति में जी रहे हैं। आज भी यहाँ के छात्र छात्राएं, नौजवान उच्च शिक्षा के लिए लगातार इस क्षेत्र से बाहर पलायन करने को मजबूर हैं। आज भी हम उस शिक्षा की वो क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं। मैं खुद शासन अध्यक्ष रहा हूँ और मैं इस बात की गंभीरता को समझता हूँ। मैं ये महसूस करता हूँ कि जब पूरा उत्तरकाशी जनपद
रवाई के नाम से ओबीसी का लाभ ले रहा है, तो क्यों नहीं इस उत्तरकाशी जनपद में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो, और क्यों नहीं वो विश्वविद्यालय रवाई घाटी में रवाई विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित हो, जहाँ पे विज्ञान, कला, संकाय, संस्कृति और एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फॉरेस्ट्री और तमाम तरह के सांस्कृतिक शोध, वैज्ञानिक शोध के कार्यक्रम वहाँ पे चलाए जाएं, जिससे हमारा क्षेत्र भी पौड़ी गढ़वाल के नाम की तरह विकसित हो सके। गढ़वाल के लोगों ने जब अपने यहाँ विश्वविद्यालय खोला तो उसका नाम गढ़वाल विश्वविद्यालय रखा। तो हम ये मांग करते हैं कि जब संपूर्ण जनपद रवाल्टा का आरक्षण लेता है, रवाल्टा समुदाय का आरक्षण लेता है, तो क्यों न हम एक रवाई विश्वविद्यालय की यहाँ पे मांग करें। इससे हमारी उस शिक्षा के सारे कंप्लीट सॉल्यूशन निकल जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उस शिक्षा से नीचे अगर हम देखें तो हमारी रवाई घाटी में शिक्षा के दो बड़े संस्थान हैं, एक जवाहर नवोदय विद्यालय पुरोला में और एक केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ी में, जो कि 6 से 12 तक की शिक्षा के बड़े संस्थान हैं, जो हमसे पूर्ववर्ती समाज सेवी राजनीतिक लोगों ने इस रवाई घाटी को दिए हैं। हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। अब लड़ाई है एक बड़े विश्वविद्यालय की, एक बड़ी यूनिवर्सिटी की, ताकि भविष्य में जो यहाँ का नौनिहाल है, यहाँ की जो हमारी बहनें हैं, यहाँ की जो हमारी नई जनरेशन है, उसको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। दूसरा मुद्दा मैं कहना चाहूँगा स्वास्थ्य सेवाओं का है। गंगा घाटी और यमुना घाटी में हमारा ये जो पूरा जनपद है ये विभक्त होता है। गंगा घाटी में हमारे पास जिला चिकित्सालय है, जो शायद मुझे भी लगता है कि अभी भी इलाज के लिए नाकाफ़ी है। फिर भी गंगा घाटी के लोगों को अगर वहाँ पे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलती हैं तो वो देहरादून का रास्ता इख्तियार करते हैं, और रास्ते में उनके पास दूसरा जिला मुख्यालय टिहरी भी पड़ता है। तो अगर रवाई के कंपैरिजन में देखा जाए तो गंगा घाटी के पास देहरादून जाते समय 2 जिला अस्पताल पड़ते हैं, लेकिन वहीं अगर इस रवाई घाटी में चाहे आप खरसाली से लेकर के जाड़ी, सितवाड़ी, नैनबाग तक की बात करें, या आप बिलावट, आराकोट से लेकर के दूनी भित्री की बात करें, यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और उसके पास उसको अगर इलाज के लिए रेफ़र किया जाता है, तो देहरादून से पहले कोई जिला का बड़ा अस्पताल नहीं है। मजबूरन हमारे लोग इंद्रेश अस्पताल, दून अस्पताल, मैक्स, सेनर्जी, ग्राफिकेरा, एम्स, तमाम अस्पतालों में धक्के खाने को तैयार हैं। आज भी हमारे यहाँ के अस्पताल रेफर सेंटर बने हुए हैं। हमारे डॉक्टर जो काम करते हैं उनके स्थानांतरण कर दिए जाते हैं। MRI, CT स्कैन, इस तरह की जांचों का आज भी टोटा है, और जिस गति से अभी सारा सब कुछ चल रहा है, मुझे लगता नहीं है कि आने वाले समय में यहाँ पे बहुत कुछ हालात बदलने वाले हैं। इन उत्तराखंड बनने के बाद इन 25-26 वर्षों में जो हमारी जो राजनीति यहाँ पे रही है, उसने हमें अब तक उस शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में मायूस किया है। अगर यहाँ पे चुनाव नहीं भी होते, कोई जनप्रतिनिधि नहीं भी होता, तब भी इन 2 क्षेत्रों में इतनी तरक्की मामूली सी बात थी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के संपूर्ण समाधान के लिए इस जनपद में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, और इस यमुना घाटी में उसकी स्थापना हो, जिससे नौगांव विकासखंड, पुरोला विकासखंड, मोरी विकासखंड, नैनबाग का थतूर वाला एरिया, यमुना नदी के तट से लगा हुआ जौनसार का एरिया, ये सारा लाभान्वित हो। इसके साथ हमारी सिलक्यारा सुरंग बन जाने के बाद ब्रह्मखाल का डुंडा ब्लॉक का क्षेत्र, चिनैली सौर का संपूर्ण ब्लॉक, भटवाड़ी ब्लॉक भी इलाज के लिए इसका लाभ ले सकता है। ये कॉलेज कहाँ बनेंगे, ये मेडिकल कॉलेज कहाँ बनेंगे, ये आगे का विमर्श है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब हमारे पड़ोसी जनपद टिहरी गढ़वाल में मेडिकल कॉलेज कहाँ बने, उनकी लड़ाई ये नहीं कि मेडिकल कॉलेज बने, उनके यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हो चुकी है। वो इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो कंडीसौर में बनेगा, वो टिहरी में बनेगा, कि वो नरेंद्र नगर में बनेगा। वहीं हम अपने जनपद में देखते हैं तो हमारे किसी भी नेता के पास किसी भी सामाजिक आंदोलन में मेडिकल कॉलेज का भी विमर्श का विषय रहा ही नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो पड़ोसी जनपद टिहरी में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बन चुका है, लेकिन आज भी हमें ITI और पॉलिटेक्निक जैसी शिक्षण संस्थाओं से संतुष्ट किया जाता है। वहीं दूरस्थ पौड़ी जनपद की हम बात करें तो वहाँ पे मेडिकल कॉलेज, बेस हॉस्पिटल, घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज, NIT, संस्कृत महाविद्यालय, लॉ कॉलेज, पौड़ी का यूनिवर्सिटी कैंपस, तमाम तरह के शिक्षण संस्थानों से नवाजा गया है। वहीं इतनी ज़्यादा एजुकेशन में जागरूकता होने के बाद भी, कृषि क्षेत्र में सबसे आगे होने के बावजूद, बागवानी में सबसे आगे होने के बावजूद, 2 धामों और हरकिदून जैसे और हरसिल जैसे पर्यटन क्षेत्र होने के बावजूद, नौकरी में सबसे ज़्यादा प्रतिशत हमारे क्षेत्र के लोगों का होने के बावजूद हम क्यों शिक्षा और स्वास्थ्य में पिछड़े हुए हैं, ये हमारा बड़ा सवाल है। और मैं चाहता हूँ
कि इस मामले को लेकर के हमें जन समर्थन प्राप्त हो, और इसी मुहिम को लेकर के आज हमने आज़ाद पंचायत का गठन किया है। और आज़ाद पंचायत के बैनर तले आगामी 15 सितंबर से रामलीला मैदान बड़कोट नगर पालिका में हम एक बड़े जन आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। और जब तक ये जन आंदोलन सफल नहीं होता, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। ये धरना प्रदर्शन हमारा रामलीला मैदान बड़कोट में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 15 दिन का धरना कार्यक्रम, 15 दिन का क्रमिक अनशन, और उसके बाद आवश्यकता पड़ी तो भूख हड़ताल का भी कार्यक्रम किया जाएगा। मेरा रवाई घाटी, जौनपुर क्षेत्र, उत्तरकाशी जनपद की गंगा घाटी के तमाम समृद्ध लोगों से, संप्रभु लोगों से, महान जनता से अनुरोध है कि आज़ाद पंचायत के बैनर तले होने वाले इस आंदोलन को, इस गैर राजनीतिक कार्यक्रम को अपना पूर्ण समर्थन प्रदान करें। मैं समस्त छात्रों से, नौजवानों से, माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीति से ऊपर उठ करके इस आंदोलन को समर्थन दें, ताकि आने वाले भविष्य में जो भी यहाँ पे विधानसभा के चुनाव हों, जो भी लोकसभा के चुनाव हों, रवाई घाटी, उत्तरकाशी जनपद की ये प्रमुख मांग राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो में प्रमुखता से शामिल की जाए। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वे अपने अपनी जगहों पर इस मामले को उठाएं और इस नैतिक आवाज को समर्थन देने का काम करेंगे। ये मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय की बात में निस्संदेह देर हुई है, और मुझे लगता है कि इस बात को बहुत पहले विमर्श में आ जाना चाहिए था। और मैं मानता हूं कि जो मेरे से पूर्ववर्ती जो बुद्धिजीवी रहे हैं, राजनीतिक चेतना वाले जो लोग रहे हैं, उन्होंने अपने अपने समय में अपनी अपनी जागरूकता की बात की है। आज से बहुत वर्ष पहले जब हमें ITI का अर्थ मालूम नहीं था, तब ज्योति सिंह रामाटा जी ने इस क्षेत्र में बैठ करके ITI की मांग की और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ITI की स्थापना इस बड़कोट में की। आज ये नई जनरेशन जो आज शिक्षा के लिए BHU जा रही है, शिक्षा के लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय जा रही है, दिल्ली के JNU डूसू कॉलेज में जा रही है, दून यूनिवर्सिटी को जा रही है, उनको देख करके हमें लगता है कि आज हमें यहाँ पे एक विश्वविद्यालय की जरूरत है। मैं ये मानता हूँ कि गढ़वाल के रुद्रप्रयाग को अगर हम छोड़ दें तो हर जनपद में आज विश्वविद्यालय का ढांचा खड़ा है। गोपेश्वर में विश्वविद्यालय का कैंपस है, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग बहुत दूर है, तो रुद्रप्रयाग वाले श्रीनगर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी का लाभ ले रहे हैं। उससे पहले वहाँ पे गढ़वाल विश्वविद्यालय संचालित होता था। उसके बावजूद ठीक पौड़ी जो श्रीनगर से बहुत नज़दीक है, वहाँ पे विश्वविद्यालय का कैंपस है। आप टिहरी में आ जाएं तो बादशाह थौल परिसर विश्वविद्यालय का कैंपस रहा है। आज उस बादशाह थौल विश्वविद्यालय परिसर को श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी बनाया गया है। उसके 10 किलोमीटर के दायरे से भी कम दायरे में श्रीनगर के अंदर PG कॉलेज स्थापित है। वहीं आप देहरादून में आ जाएं तो तमाम तरह की यूनिवर्सिटियां वहाँ पे है। तो फिर हमारा ये जो जनपद है, हमारा जो रवाई, जौनपुर और जौनसार का जो एरिया है, जो पूरा पिछड़ा क्षेत्र आता है, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी की मांग करना जायज़ है। देर जरूर हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मांग को अगर उठा रहे हैं तो जन समर्थन से आप हम इसको स्थापित कर पाते हैं। दूसरी बात, आज प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज खुलने की बात हो रही है। श्रीनगर में इतना बड़ा बेस हॉस्पिटल होने के बाद भी मेडिकल कॉलेज खुल जाता है। देहरादून में दून अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। महंत इंद्रेश मेडिकल कॉलेज है, ग्राफिक एरा मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, एम्स मेडिकल कॉलेज है। तमाम जो स्वास्थ्य के जो केंद्र हैं उनका सेंट्रलाइज हो गया है, जबकि इन सारी सेवाओं का डिसेंट्रलाइज होना जरूरी है। तो जो भविष्य में जो उत्तराखंड की राजनीतिक परिदृश्य की तरफ जो विकास के मॉडल तय हो रहे हैं, मैनिफेस्टो के जो एजेंडे तय हो रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि हर जनपद को एक मेडिकल कॉलेज और एक विश्वविद्यालय मिलना बहुत ज़रूरी है। और क्षेत्रफल के हिसाब से जितना बड़ा हमारा उत्तरकाशी जनपद है, हम डिजर्व करते हैं कि हमें एक विश्वविद्यालय और एक मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए। ये बड़कोट महाविद्यालय क्यों नहीं PG हो पाया? मैंने कहा ना, इन 25-26 वर्षों में उत्तराखंड के अंदर अगर हम इस क्षेत्र से चुनाव भी नहीं होता और कोई विधायक भी चुन के नहीं भेजते, तो अभी इतनी तरक्की हमारी स्वतः हो ही जाती। अगर इतने साल से इतने विधायक चुनने के बाद भी आज हमारा बड़कोट का डिग्री कॉलेज PG कॉलेज नहीं हो पाया है, तो ये तमाम हमारे जनप्रतिनिधियों पर सवाल खड़ा करता है। दूसरी बात, बड़कोट डिग्री कॉलेज का मैं स्वयं अध्यक्ष रहा हूं और उस भूमि भवन निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले 2006 में आंदोलन कर चुका हूं। उस समय जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आई थी वो ये आई थी कि बड़कोट महाविद्यालय के लिए भूमि का दान में मिलना बहुत आवश्यक है। ये किसी भी डिग्री कॉलेज को बनाने की पहली शर्त होती है, लेकिन विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं होता है। उत्तराखंड की विधानसभा से अगर विश्वविद्यालय का प्रस्ताव उत्तरकाशी में बनने का निर्णय पास हो जाता है तो विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए भूमि के क्रय का भी प्रावधान है। तो जिस बड़कोट डिग्री कॉलेज के
अव्यवस्था का टोटा आज हम रोते हैं, जिस अवस्था को देख के हमारा मन दुखता है, उस जगह पे हम विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकते हैं। वहाँ आज भी इतनी भूमि कि हम वहाँ पे एक रमाई का विश्वविद्यालय संपन्न कर सकते हैं। जिस समस्या को लेके आज हम परेशान हैं, उसी समस्या को हम समाधान के रास्ते में बदल सकते हैं। विपक्ष ने कितने बार ये मामला उठाया जो महाविद्यालय की दशा है, जिस प्रकार से टटाऊ, अगर बात करें टटाऊ के बच्चों की संख्या लगातार घटती जा रही है और वहाँ सुविधाओं का अभाव है, तो विपक्ष ने आज तक कितने बार ये मुद्दा उठाया? विपक्ष, मैंने पहले ही कहा कि ये गैर राजनीतिक मंच है। विपक्ष ने कितनी बार उठाया, पक्ष ने कितनी बार उठाया, लेकिन हम आज सारे साथी आज़ाद पंचायत के बैनर तले इस मांग को उठा रहे हैं। और हमें ये लगता है कि अगर आज ये मांग उठ रही है तो इस पर चर्चा होनी चाहिए, परिचर्चा होनी चाहिए। अगर ये गलत मांग है तो उसको खारिज किया जाना चाहिए, और सही मांग है तो उसका नैतिक समर्थन हर आदमी को करना चाहिए। अगर हम विश्वविद्यालय यहाँ पे खोलते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी स्थिति में यूनिवर्सिटी जाएगी। और यूनिवर्सिटी का काम केवल शिक्षक कार्यक्रम चलाना नहीं है। यूनिवर्सिटी का काम होता है वहाँ की संस्कृति पे, वहाँ के खान पान पे, वहाँ के देवी देवताओं पे, वहाँ के समाज पे स्टडी करना, शोध करना। हमारे बाबा बौखनाथ का क्या इतिहास है, रुद्रेश्वर महाराज कैसे कुल्लू काश्मीरा से इस रमाई घाटी में आए, कैसे हिमाचल और टिहरी के लोगों ने यहाँ पे बड़े बड़े गाँव के रूप में संरचना ली, कैसे यहाँ की सामाजिक व्यवस्था का नया रूप हुआ, किस तरह से हमारी रवाई, जौनपुर और जौनसार की बोली का विकास हुआ। इन सारे विषयों पर भी विश्वविद्यालय का काम शोध करना होता है। आज अगर श्रीनगर में मेडिकल वो गढ़वाल विश्वविद्यालय है, तो रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी में अंदर आग जाके देखिए, पता नहीं कितने आपको शोधकर्ता मिल जाएंगे। और अभी पिछले कुछ सालों से हमारे रमाई घाटी में शोधार्थियों का आंकड़ा बढ़ा है। मुझे आज भी याद है, तिलाड़ी सम्मान एक कार्यक्रम हमने किया था, जिसमें हमने रमाई घाटी के शोधार्थियों को सम्मानित करने का काम किया था। गिने चुने हमारे पूरी रमाई घाटी में शोधार्थी थे, उस संख्या में बढ़ोतरी आई है। मुझे लगता है कि अगर यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना तब हो गई होती जब गढ़वाल विश्वविद्यालय में हुई, तो यहाँ भी आज बड़े बड़े शोधार्थी होते, जो बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारा उत्तराखंड का जो आयोग है, जो हमारा लोक सेवा आयोग है, उसके चेयरपर्सन हमारे कंसरू गाँव के एक फिजिक्स के शोधार्थी थे, डॉक्टर राणा जी। तो अगर डॉक्टर राणा जैसे हजारों यहाँ पे प्रतिभावान नौजवान छात्र हैं, अगर विश्वविद्यालय खुलता है तो ऐसे न जाने कितने हमारे क्षेत्र से साइंटिस्ट, प्रोफेसर और भी शोधार्थी लोग मिलेंगे, जो क्षेत्र की शैक्षिक बौद्धिक संपदा कहलाएगी। पंचायत एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है, और आज़ाद पंचायत की मुझे लगता है कि बुनियाद इस रमाई घाटी से जुड़ी हुई है। आज से 96 साल पहले 1930 में तिलाड़ी गोलीकांड जो हुआ था, वो इसी आज़ाद पंचायत के बैनर तले हुआ था, जिसमें पूरे जौनपुर से लेके, पूरे बंगाण पर्वत से लेकर के, पूरे जौनसार से लेकर के, पूरे बनगांव, बनचौरा और आपके धनारी पट्टियर भटवाड़ी से लेकर के लोग सम्मिलित हुए थे। वो कोई रमाई का आंदोलन नहीं था, वो कोई बड़कोट, कंसेरू, चक्करगांव, साड़ा, उपराड़ी, छटांगा का आंदोलन नहीं था, वो पूरे किसानों का आंदोलन बना। आज़ाद पंचायत इस बात का द्योतक है, इस बात का सूचक है कि ये जन आंदोलनों की लड़ाई लड़ता है। और मुझे लगता है कि इस ऐतिहासिक और नैतिक लड़ाई को लड़ने के लिए इससे अच्छा कोई दूसरा मंच नहीं हो सकता। इसलिए आज़ाद पंचायत के बैनर तले हम इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, ताकि ये ऐतिहासिक घटना जो 96 साल बाद दोबारा हम आयोजित करने जा रहे हैं, इसको जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त हो। आपने आज़ाद न्याय पंचायत की यहाँ से घोषणा कर दी है, पर इस आंदोलन को किस प्रकार से आप जन जन तक पहुँचाओगे, उसकी रूपरेखा क्या है? इसकी रूपरेखा ये कि आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हमने अपने हमख्याल साथियों के साथ इस आंदोलन को जो मजबूती दे सकते हैं, अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने घर के लोगों के साथ, जो राजनीतिक सामाजिक आंदोलन में हमारे साथ शरीक रहे हैं, उनके साथ परिचर्चा की, आज़ाद पंचायत का गठन किया। आज़ाद पंचायत के गठन के बाद हमने प्रशासन को आंदोलन की सूचना भेजी, जो 30 सितंबर से हम रामलीला ग्राउंड में करेंगे। और इसके बाद हमारा लक्ष्य है कि उत्तरकाशी जनपद के जो हमारे ब्लॉक हैं, भटवाड़ी, डुंडा, चिन्याली, नौगांव, पुरुल्ला, मोरी, थत्यूर, नैनबाग, जौनसार जो लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ के तमाम वर्तमान प्रधानों को, पूर्व प्रधानों को, हारे हुए प्रधानों को, समस्त क्षेत्रीय पंचायत सदस्यों को, समस्त जिला पंचायत सदस्यों को, समस्त पत्रकार बंधुओं को, समस्त सामाजिक प्रतिनिधियों को, समस्त राजनीतिक प्रतिनिधियों को हम पत्राचार के माध्यम से संपर्क करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क करेंगे। हम जल्द ही इसका पोस्टर लॉन्च करेंगे, पूरे जनपद में इसके पोस्टरों के द्वारा सूचना पहुंचाई जाएगी। कोशिश करेंगे कि एक महापंचायत का गठन करके लोगों के विचारों को भी सम्मिलित किया जाए।
अगर वो भी सफल नहीं हुआ तो उसके बाद कोशिश करेंगे व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि आज 15 अगस्त अगले 15 सितंबर तक हम आंदोलन की कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो 1 महीने का समय हमारे बीच है। इस एक महीने के बीच में हम व्यापक जनसंपर्क सभी लोगों के साथ, सभी वर्गों के लोगों के साथ करेंगे। महिला, पुरुष, बुजुर्ग, नौजवान, छात्र, सबको इस आंदोलन में शरीक करने के लिए, सम्मिलित करने के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा, जो भी प्रयास बन पड़ेगा उसको करेंगे। और भगवान ने इतना बुद्धि और इतना विवेक तो हमारे अंदर दिया है कि हम इसको सफल करके दिखाएंगे। कांग्रेस ने ये आंदोलन स्टार्ट किया है, तो किस प्रकार से आप इसको गैर राजनीतिक सिद्ध कर पाओगे? मतलब मैंने पहले ही कहा मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, और आपकी ये बात भी ठीक है कि मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन उसके बाद भी मैंने कहा कि हम आज़ाद पंचायत का गठन करके इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। अगर ये बात राजनीतिक है तो इस आरोप को मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन ये बात राजनीतिक नहीं है, ये सामाजिक समस्या। गैर राजनीतिक आंदोलन इसीलिए है कि मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस की बात आप इस पे कर रहे हैं। मैं तो बार बार आज़ाद पंचायत के नीचे इसको करने की बात कर रहा हूं। और अगर मैं राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते अगर कोई सामाजिक आंदोलन खड़ा कर रहा हूं, इतिहास उठा के देख लीजिए, जोत सिंह रवाल्टा जी सबसे बड़े सामाजिक आंदोलन के हमारे प्रणेता थे, वो भी कांग्रेस के सदस्य थे। या इससे पहले जो भी आंदोलन हुए, कोई ना कोई किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा होता है, सामाजिक आंदोलन हो या राजनीतिक आंदोलन हो। उस समय नैरेटिव नहीं देखिए कोई भी कार्य शुरुआत करेंगे तो व्यवधान पैदा होंगे, कई तरह के लोगों को कयास लगाए जाएंगे, लेकिन जब नीयत और नज़र साफ होती है तो स्पष्टता से दिखाई देती है। हम राजनीतिक आंदोलन कर रहे हैं या सामाजिक आंदोलन कर रहे हैं, ये हमारे कार्य करने से आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं।